डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आपको मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है कि मैं आज आप लोगों को किंग लियर के बारे में बताने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आपको किंग लियर की कहानी को ढंग से सुनना है, उसके बारे में कोई चीज़ जाननी है, तो प्लीज़ जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो किंग लियर जो है वो किंग लियर शेक्सपियर के 4 फेमस ट्रेजेडीज में से एक है। हैमलेट, ऑथलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। और ये 1603 से 1606 के बीच में लिखा गया। इस प्ले का जो सोर्स है रैफल हॉलिनशेड का द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड है। ये 60 फर्स्ट फोलियो एडिशन में जो है इसे पब्लिश करा गया अलॉन्ग विद अदर 36 प्लेस जो है वो पब्लिश हुए थे। और ये सेटिंग है इसकी एंशिएंट ब्रिटेन। तो किंग लियर के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किंग लियर ब्रिटेन का एक 80 साल का राजा था जिसकी 3 बेटियां थीं, गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। गॉनरिल और किंग लियर को ये एक सनक सवार होती है कि वह अपने राज्य को, अब क्योंकि वो 80 साल का हो चुका है, अपनी बेटियों में बांटेगा। तो इसके लिए वो एक अजीब शर्त रखता है कि जो बेटी उसे सबसे ज़्यादा प्यार करने का जो है वो प्यार करती है, वो उसको उस जायदाद का ज़्यादा हिस्सा देगा। इस बात में दोनों बड़ी बेटियां गॉनरिल और रीगन बाजी मार लेती हैं, मगर कॉर्डेलिया अपनी फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाती और इसीलिए उसे लियर के गुस्से का सामना करना पड़ता है। कॉर्डेलिया की शादी अभी नहीं हुई है, तो उससे शादी करने के लिए ड्यूक ऑफ बर्गंडी एंड किंग ऑफ फ्रांस आए हैं। ड्यूक ऑफ बर्गंडी बिल्कुल शादी करने से मुकर जाते हैं क्योंकि उस लियर स्पष्ट कह देता है कि आई विल नॉट गिव अ पेनी फॉर दिस डॉटर। वो बिल्कुल भी उसके लिए दहेज देने को तैयार नहीं है। बट किंग ऑफ फ्रांस उसको ओपन हार्टेडली जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और कॉर्डेलिया शादी करके फ्रांस जो है वो चली जाती है। इस बीच में एक और तरफ दिखाते हैं। अब किंग लियर एक शर्त ये रखता है कि अपने 100 नाइट्स के साथ वो बारी बारी से अपनी दोनों बेटियों के साथ रहेगा, लेकिन बहुत जल्द उसे इस बात से पछताना पड़ता है कि उसने अपनी संपत्ति को बांटने का फैसला शायद ठीक नहीं करा, क्योंकि जब वो अपनी बड़ी बेटी के यहाँ होता है तभी उसके जो बड़ी बेटी है वो अपने स्टीवर्ड ओसवाल्ड के द्वारा ये कहलवाती है कि वो उसके नाइट से सबसे बहुत परेशान हो चुकी होती है। तो इसीलिए वो अब उसको बिल्कुल भी उसके नाइट्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इस बीच में इधर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ दिखाते हैं कि अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर है जिनके 2 बेटे हैं, एडमंड एंड एडगर, जिसमें एडमंड जो है वो रियल विलन है इस प्ले का, क्योंकि वो ग्लाउसेस्टर का बास्टर्ड चाइल्ड है और वो पूरी कोशिश ये कर रहा है कि उसके फादर के बाद उसको ही जो है वो संपत्ति मिले। तो वो कुछ ऐसी गलत फहमियाँ क्रिएट करता है कि एडगर के प्रति ग्लॉसेस्टर के मन में बहुत ज़्यादा जहर भर जाता है और एडगर को अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि दोनों फादर और वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब जब किंग लियर जो है वो अपनी बेटी के पास जब रह रहा है और वो बहुत ज़्यादा, उसकी बेटी उसको कह देती है कि मैं अब तुम्हारे नाइट्स नहीं रखूँगी, तो किंग लियर अपनी ही बेटी को आवेश में जो है वो बद्दुआएं देता है। और गॉनरिल भी जो है, गॉनरिल की बहन रीगन भी अपनी बहन से ही जो है वो बिल्कुल जो है उससे ही मिलते जुलते उसके विचार होते हैं और वो भी किंग लियर के नाइट्स को रखने के लिए तैयार नहीं है। और किंग लियर ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो तूफानी रात में अकेले निकल जाता है, बिल्कुल बिना किसी सपोर्ट के निकल जाता है। इस बीच में ये दिखाते हैं कि किंग लियर का एक वफादार जो है अर्ल ऑफ कैंट जो है वो वेश बदल कर किंग लियर के साथ जो है वो रहते हैं, क्योंकि कि जब उसने लियर को एक सलाह देने की कोशिश करी थी तो लियर ने उसे निकाल दिया था। अब यहाँ पे हीथ पे कैंट है और लियर है और इस एक जो एडगर है उसने अब एक पागल का रूप जो है वो बना रखा है, पुअर टॉम।
ग्लाउसेस्टर को गॉन्ड्रिल रीगन का हस्बैंड जो है वो ये कह के मार दे, उसकी आंखें निकाल लेता है कि उसके ऊपर ट्रेजन का आरोप लगाकर वो उसको उसकी आंखें निकाल लेता है। इस बीच में एक सर्वेंट जब उसको बचाने की कोशिश करता है तो उसके बहुत ज़्यादा जोर से चोट लग जाती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की मृत्यु हो जाती है एंड नाउ रीगन इज अ विडो। अब यहाँ पे जितना भी जो पर्पस है, अब ग्लाउसेस्टर भी अंधा होके भटकता हुआ जो है वो भी उन्हीं के साथ जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे ये दिखाते हैं कि एडमंड जो है वो एल्बेनी के साथ, जो कि गॉन्ड्रिल का हस्बैंड है, वो फ्रांस की चढ़ाई से बचने के लिए और इंग्लैंड के जो है फोर्स में जो है वो शामिल हो जाता है। यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि एडमंड के जो रिलेशन हैं वो दोनों के साथ ही हैं, गॉन्ड्रिल और रीगन के साथ। दोनों ही बहनें आपस में बहुत जेलस होती हैं। गॉन्ड्रिल अपनी ही बहन को मारने के लिए उसको जहर दे देती है। ड्यूक ऑफ एल्बेनी को ये चीज़ पता चल जाती है कि उसका जो लेटर है वो उसके पास पहुंच जाता है, जो ऑसवाल्ड देने के लिए जा रहा था। अपनी वाइफ की इनफिडेलिटी के बारे में उसे पता चल जाता है। इस बीच में यहाँ पे ये भी दिखाते हैं कि किंग लियर को जो है एडगर अपने जो है उसको डवर ले जाने की बात करता है, और किंग लियर जो इस और अपने फादर ग्लाउसेस्टर को वो आत्महत्या करने से रोकता है और उसे डवर सेफली पहुंचाना चाहता है। और यहाँ एडगर जो है जब अपने पिता के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है तो आउट ऑफ ग्रीफ ही डाइड। वो जो है वो बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता कि अपने ही बेटे के साथ उसने ये बिहेवियर करा और उसकी मृत्यु हो जाती है। फ्रांस इंग्लैंड से लड़ाई में हार जाता है। कॉर्डेलिया को और लियर को बंदी बना लिया जाता है और एडगर जो है वो वहाँ पहुँचता है और उसी डिस्गाइज में ही पहुँचता है। ड्यूक ऑफ एल्बेनी को लेटर एडगर ही देता है। ड्यूक ऑफ एल्बेनी को गॉन्ड्रिल के बारे में सब पता है। वो डिस्गाइज में ही अपने बास्टर्ड ब्रदर एडमंड से लड़ाई करता है और लड़ते जब वो उसे मार देता है, वो मरने वाला होता है, तो वो ये एक राज के बताता है कि उसने कॉर्डेलिया को मारने के आदेश दे दिए हैं और उसने जो है वो आदेश में ये भी कहा है ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि उसने आत्महत्या करी है। पता नहीं उसने ये एक बिना बात की जो ईर्ष्या वो क्यों जो है वो पाल ली होती है। जब तक वो उसे बचाने के लिए जाता है तब तक कॉर्डेलिया की मृत्यु जो है वो हो चुकी है। और ड्यूक ऑफ एल्बेनी को अपनी वाइफ के बारे में पता चलता है और गॉन्ड्रिल को जब ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड को सब पता है तो वो भी जो है वो मर जाती है। और एडमंड इस बात पे बहुत खुश होता है कि दो औरतें उसके साथ उसके प्यार में जो है वो उसी के साथ उनकी भी मृत्यु हुई। तो ही इज द रियल विलन ऑफ दिस प्ले। एंड नाउ किंग लियर जो कॉर्डेलिया की बॉडी लेकर अपने हाथों में जो है वो आता है और ही कुड नॉट बियर दैट ग्रीफ। वो उस दुख को नहीं झेल पाता और उसकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। आउट ऑफ गश ही डाइड एंड and now Albany, Kent and Edgar become the joint ruler of England। तो ये कहानी है किंग लियर की। अब इसमें कहानी से जोड़ते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जरा इम्पॉर्टेंट लाइंस देख लीजिएगा कि उन लाइंस का जो इम्पोर्टेंस है कि भाई कैसे जो है उन लाइंस को कहाँ पे पूछी जा सकती हैं, क्या है, देखिए।
देखिए ये लाइन्स हैं। ग्लाउसेस्टर कह रहा है एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू गॉड्स। यहाँ पर ग्लाउसेस्टर कह रहा है कि यहाँ पे विशियस गॉड्स के बारे में बताया गया है, बहुत ही ऐसे दुष्ट गॉड्स के बारे में बताया। कहता है जैसे मक्खियाँ, वेंटन बॉयज, आवारा लड़कों के लिए जैसे मक्खियाँ होती हैं कि वो उन्हें यूं ही बिना कारण मार देते हैं, आर वी टू गॉड्स, क्या ऐसे ही हमारा अस्तित्व भगवान की नजर में इतना ही है कि जब उनका मन करे तो वो मार दें। दे किल अस, वो हमें मारते हैं केवल अपने स्पोर्ट के लिए। तो यानी कि यहाँ पर गॉड को ये कहा गया है कि वो विशियस है और वो अच्छे और बुरे में उनके कर्मों के हिसाब से नहीं, केवल अपने स्पोर्ट के लिए वो अपने जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें वो मारते जो हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू गॉड, कि जैसे फ्लाइज हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, खुद को जो है वो कंपैरिजन किया है जो है मक्खियों से, एक यूजलेस चीजों से जो है वो कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर। इसके बाद दूसरी लाइन देखते हैं, व्हेन वी आर बोर्न वी क्राई। शेक्सपियर का फेवरेट जो मेटाफर था दैट वाज स्टेज मेटाफर। तो कहता है व्हेन वी आर बोर्न, जब हम जन्म लेते हैं, वी क्राई, हम रोते हैं, that we come to this great stage of fools। मेटाफर है इसमें, किंग लियर खुद से कह रहा है हम रोते हैं कि हम मूर्खों से भरे हुए इस संसार में, इस स्टेज पर जो है वो आ गए हैं कि हम एक मूर्खों में एक मूर्ख की बढ़ोतरी जो है वो और हो गई। ये स्टेज मेटाफर जो है वो इसमें लिया गया है। तो ये लाइंस देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को, कुछ और लाइंस बताती हूँ। आपको इस प्ले की समरी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें लिंक मिल जाएगा कि जहां पे आप इस प्ले की जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। गिव मी सम टाइम, लाइंस ढूंढ रही हूं मैं। Men must endure their going hence even as they are coming। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये एडगर जो है वो कह रहा है कि हर इंसान को अपना जाना यहाँ पर है मृत्यु। आप देख रहे हैं मृत्यु के लिए नाम चेंज कर दिया है। जब नाम चेंज करते हैं तो मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच होता है। वी मेन मस्ट एंड्योर देयर गोइंग, कि इंसान को अपनी मृत्यु को भी बर्दाश्त करना चाहिए। हेंस इवन एज देयर कमिंग, जैसे आने पर यानी कि जन्म लेने पर, मेटोनिमी, जैसे जन्म लेने पे खुशी मनाई जाती है ऐसे ही मृत्यु पे भी ऐसे ही जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए, खुश जो है वो होना चाहिए। तो these are a few lines which I tried to make you understand। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आई होप मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को ये अच्छा लगे। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी लैंग्वेज या चीज़ें जो है वो समझ में ना आए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, ऑनेस्टली कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अपनी बात अच्छे से समझा पाऊँ। दूसरा, मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस जो हैं वो ऐप पे चलती हैं। ये वीडियो यूट्यूब के लिए है। ऑनलाइन पेड क्लासेस जो हैं वो ऐप पर चलती हैं, दैट इज़ पेड। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन का डेमो जो है वो लेके देखना चाहते हैं तो ज्वाइन मी बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि हम आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। नीचे लिंक पे आप लोग ऐप डाउनलोड करिएगा और आप उसमें
वन डे का डेमो आप लोगों के लिए लाइव क्लास का बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप हमें फ़ोन करके बता दीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो उस लाइव बैच से बिल्कुल जो है वो आपको हम परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप कंटिन्यू करिए ही करिए। और हमारी क्लासेस रेगुलरली चलती हैं बिल्कुल। कितनी जो है क्लासेस हो गई वो जाकर आपको सेव्ड वीडियोस में जो पुराना लेक्चर्स हो चुके हैं वो ऐप पे सेव रहते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पिछला अपना उससे कवर कर सकते हैं, और नया जब शुरू होगा वो तो होगा ही, लेकिन किसी का भी कोई भी चीज़ छूटती नहीं है। नोट्स सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टैंडर्ड नोट्स, कोई ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल है। मैंने अपना मटेरियल टाइप कराया है और मैं उसी पे जो है वो चीज़ देती हूँ। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि भाई मैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रही हूँ, ऑब्वियसली मैं पूरा कंप्लीट टीजीटी पीजीटी का यूट्यूब पे नहीं करा सकती हूँ। ये एक डेमो होता है दिखाने के लिए हाउ वी टीच, और जो फुल फ्लैश हम पढ़ाते हैं वो अपना ऐप पे पढ़ाते हैं। और मैं पहले कह रही हूँ हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस हैं, वही जो है पेड क्लासेस में अगर आप देखना चाहते हैं आप लाइव का डेमो बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो आप हमें उसमें लिख के भेज सकते हैं कि आप लाइव का डेमो लेना चाहते हैं। जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसमें चैट में आता है कि आपने किस कोर्स के लिए किया है, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।